डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 2 में एंटर करने जा रहे हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों आन पड़ी, व्हाई इट इज नेसेसरी दैट वी शुड हैव इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स, वी विल बी डिस्कसिंग विद दैट। हम उसके बेनिफिट्स को, उसके रिस्क को और आज बड़े सारी एडवर्टाइजमेंट्स को हम आज पढ़ेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के चैप्टर में अगर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या क्या करके जाना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रिस्क है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कीम्स है, क्या फैक्ट शीट है, क्या एनएवी है और कौन सी रेगुलेशंस हैं। इट मींस आज का ये जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज का लेक्चर अगर मिस, देखिए लास्ट क्लास का लेक्चर अगर मिक्स तो कुछ मिस हुआ लाइफ में, लेकिन आज का लेक्चर अगर मिस तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा अगर आप ध्यान से अटेंटिव होकर नहीं बैठेंगे। मैं भूपेश आनंद आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज सिट स्ट्रेट। जैसे बिल्कुल ये बैठे हैं, बिल्कुल हैव अ स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट एंड प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स। बेटा लिखना बहुत जरूरी है, आप जब तक नहीं लिखोगे आधी से ज्यादा बातें आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको कोई टीचर बिना लिखे खाली पढ़ पढ़ के करा रहा है, बुक से हाईलाइट कर देता है और बोलता है और आप सुनते हैं तो बेटा समझ आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अगर आपको कोई टीचर लिखवा भी रहा है तो वो पेन ज्यादा ले रहा है। बेटे बुक भी दे रहा हूं आपको, मैं बुक भी दूंगा, आपको मिल चुकी होगी बुक, और मैं क्लास नोट्स भी लिखवा रहा हूं। तो बेटा दोनों लिखने, तब जाकर आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में लेक्चर नंबर 2 सिक्योरिटी लॉस का पेपर हम कर रहे हैं और उसमें म्यूचुअल फंड का चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 म्यूचुअल फंड का हम शुरू करेंगे और बिल्कुल आप इस तरह से बैठ रहे हैं और मैंने कह दिया बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आपको खुश रहना है, आपको जॉली नेचर का रहना है और आपको चेयरफुल रहना है। जैसे आप बचपन में थे, छोटे थे, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते थे और अचानक ही एकदम ही आप कुछ देर पहले उससे गुस्सा करते थे, फिर थोड़ी देर बाद उससे बात करते थे। बेटे बिल्कुल वैसे ही बन के रहना है। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद बेटे आज का इस लेक्चर को मैं 5 सितारा 5 स्टार्स दे रहा हूं। 5 stars. I am giving 5 stars to this chapter because this chapter is very very important. मेरे हिसाब से ये लाइफ में अमीर बनने के लिए, बेटे अभी आपकी एज 19 to 20 ईयर्स है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, मुझे गाइडेंस नहीं दी, मैंने फिर बाद में मेहनत की और अमीर बना। अगर आप आज से चाहते हैं कि आप अमीर बने, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में एक बात ये बताई थी। क्या बात बताई थी बेटे? मैंने क्या बात बताई थी कि आप अगर सच में आपका सपना है, सपने हम सबके हैं और बेटे बड़े बड़े सपने होने चाहिए और बड़े बड़े सपनों के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर सपना है अमीर बनना, अमीर बनने के लिए आपको से पहली बात अपनी इनकम में से सेविंग जरूर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ेगी। बेटे आप अगर रेगुलरली हर महीने 2 बार मूवी देखने जा रहे हो या 2 बार मैकडॉनल्ड्स जा रहे हो या आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आप उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। 2 बार जा रहे हो तो 1 बार जाओ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जाना ही बंद कर दो, लेकिन 1 बार जाओ। वो पैसे जो बचते हैं ना बेटे, 1000, 2000, 500 कुछ भी, आज से आप उनको इन्वेस्ट करना शुरू करो। सवाल आता है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अमीर बन नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आपको पैसिव इनकम मिलने वाली है। पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। मैंने लास्ट क्लास में वॉरेन बफेट का आपको वीडियो दिखाया था। दूसरी बात, जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली, आप अपने आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में यही तो बात बताई थी कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सुबह सुबह निकल जाते हो, रात को आते हो, बेटे सिक्योरिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे, किसी की टिप पे करोगे तो आपकी मेहनत के पैसे खराब हो जाएंगे। इसलिए सोच के संभल कर इन्वेस्ट कर। सुना होगा आपने स्लोगन। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा
कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा बेटर बेटे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनडायरेक्ट का मतलब है आपने अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोफेशनल्स को दे दिए। आपने अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोफेशनल्स को दे दिए, वो पैसे हैंडल करेंगे, बेटे स्पेशलिस्ट को दे दिए। आप ये बताइए मिस्टर ए की हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। मिस्टर बी की किडनी की प्रॉब्लम है तो वो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। मिस्टर सी की लिवर प्रॉब्लम है तो लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ऐसे ही आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आप पैसे कमाने वाले एक्सपर्ट्स के पास जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास। बेटे आप उन लोगों के पास जाओगे जिनके पास ये स्किल है, दोज पीपल हु हैव द स्किल, हु हैव द नॉलेज एंड हु आर 100% इन्वॉल्वड इन दैट प्रोफेशन ओनली, and those people are named as, and the group of those people are named as asset management company. So my point is either you can invest directly or you can invest indirectly, but it is better to invest indirectly because you can give your tensions to that people and you can purchase the units of that mutual fund. So today in the today's lecture I will be starting with, मैं आज के लेक्चर में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो मैंने ये बताया था कि म्यूचुअल फंड का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था जन्म होने का। जैसे भगवान धरती पे अवतार लेते हैं तो कहा जाता है धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिया। इसी तरह से जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जरूरत क्यों पड़ी किसी म्यूचुअल फंड के आने की। अब मैं आज के लेक्चर में ये बताने जा रहा हूं कि भाई साहब जरूरत तो ठीक है पड़ी, तो अब हमें समझ आ गया जरूरत है, लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस म्यूचुअल फंड में आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ सीएफए, एज अ सीटीए, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू शुड अवेयर ऑफ, बिकॉज आप चाहो तो आज से ही अपनी करोड़पति की जर्नी शुरू कर सकते हो। बेटे आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, आज आपकी एज है 20 साल मान लेते हैं, बेटे आज से इन्वेस्ट करोगे ना तो 35 इयर्स के आप 15 साल के बाद हो जाओगे, और 35 इयर्स में आपकी मैरिज हो चुकी होगी और आपको पैसों की रिक्वायरमेंट भी उस समय ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको शायद अपना घर अलग से लेना हो, शायद आपको कार लेनी हो, शायद आपको मॉड्यूलर किचन लेनी हो, शायद आपकी वाइफ कहे कि फॉरेन ट्रिप में घूमना है, तो बेटे 35 साल में आपकी कुछ ना कुछ नीड्स बढ़ सकती है। तो आज से ही अगर आप एक तो 500 रुपए डिपॉजिट करना शुरू कर दो, 500 रुपीज डिपॉजिट करना शुरू कर दो और लोगों का भला भी करो। एक कोर्स करने के बाद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया या नेशनल कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एनसीएफएम का कोर्स या एनएससी का कोर्स आप बेसिक मॉड्यूल से ही शुरू कर दें या म्यूचुअल फंड का मॉड्यूल करें, तो आप ब्रोकर बन सकते हैं, और ब्रोकर बन सकते हैं तो लोगों के म्यूचुअल फंड में मदद कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। दो बातें होंगी, एक तो उनका भला होगा और एक आपको ब्रोकरेज मिलेगी। मैं तो कहता हूँ अगर आपको ब्रोकरेज वगैरह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पैसे तो खुद तो इन्वेस्ट कर सकते हो यार, अपना भला खुद तो कर सकते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि 15 इयर्स के बाद अगर मैथमेटिक्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में बात चली जाएगी। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आदत अपने में डाल लें आज से ही। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज म्यूचुअल फंड, आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात मैं यही बताने वाला हूँ। फिर आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द पिलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है क्या। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द स्कीम्स इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड। ये सारी बातों को जो आपको पता होना चाहिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज दिल थाम के बैठिए, रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, हाईलाइटर अपने पास रख लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए और जो मैं बताऊं उसको लिख लेना। ज्यादा समझदारी मत दिखाना भाई साहब, ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती। तो मैं भूपेश आनंद अपनी चर्चा को शुरू कर रहा हूं। बेटे मैं पहले चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद मैं आपको कुछ अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स दूंगा, वो आपको लिखनी है। वो बेटा ना तो मेरी बुक में है ना किसी और जगह मिलेंगी, मैंने खुद बनाई है।
उसके बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट्स या कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, और फिर लास्ट में फोर्थ पॉइंट में मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा। बेटे इतना कुछ करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि जो मैं बताना चाहता हूं उसका मीनिंग है क्या। तो कहानी किस्मत की शुरू हो रही है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक इंसान के पास, एक कॉमन पीपल के पास, एक आम आदमी के पास, इफ दिस मैंगो पीपल they don't have the skill, they don't have the competence, they don't have the knowledge, then they can invest mutually. They can invest mutually in a trust which is named as a mutual fund. When I say mutual fund, it is a composite of two words. One is mutual and second is fund. When I say mutual, mutually means, it means hum sabka, mutually we all belong together, and that fund is being contributed by these mango people. They can be rickshaw owners, they can be vegetable owners, they can be a businessman, they can be a vegetable, they can be a middleman, they can be a Mukesh Ambani, they can be Narayan Murthy. As the case may be, we are not concerned कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कर कोई भी सकता है। बेटे 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ 5 करोड़ तक कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पस जो है 1000 करोड़ का हो सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। अब ये जो म्यूचुअल फंड में पैसे गए, तो बेटे इसके कुछ पिलर्स हैं, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। खाली मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी होती है जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेटे वो आपके पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एज पर द स्कीम, जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग स्कीम्स में करेंगे बेटे, अलग अलग बास्केट्स में रखेंगे। कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। ये मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर में चैप्टर 9 में बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, what I mean by Harry Marquez. What is Harry Marquez? What do you want to say? बेटे Harry Marquez is a father of portfolio management. वो ये कहता था कि भाई उसके माता पिता का देहांत हो गया था बचपन में, और वो अपनी दादी जी के साथ रहता था यूरोप में, और उसकी दादी जी अंडे बेचने का काम करती थी। बेटे वो रोज रात को देखता था उसकी दादी जी अंडे एक बास्केट में पड़े होते थे, वहां से निकालकर अलग अलग बास्केट में रख देती थी। एक बार उस छोटे से हैरी ने पूछा अपनी दादी जी से कि दादी जी ये आप रोज रात को क्या करते हो, सारे अंडे एक बास्केट से निकालकर बाकी सब बास्केट्स में क्यों रख देते हो? तो बेटे दादी जी ने पता क्या कहा कि बेटे बिल्ली तो आएगी, बिल्ली को मैं रोक ही नहीं सकती, रिस्क होगा, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्ली आएगी और वो अगर एक ही अंडे एक ही बास्केट में पड़े होंगे तो पूरा झपट्टा मारेगी और पूरी बास्केट गिर जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अंडों को अलग अलग बास्केट में रख रही हूँ, जिससे बिल्ली जब आएगी तो एक ही बास्केट के अंडे टूटेंगे, बेटे बाकी तो बच जाएंगे। इसका मतलब ये जो फंड मैनेजर होगा, ये जो एएमसी का हेड होगा, ये जो प्रोफेशनल्स होंगे, वो आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, 10-12 अलग डाइवर्सिफाइड कर देंगे, एक जगह नहीं, अलग अलग पॉकेट में। जैसे आपके पास पैसे पड़े हैं, आपके पास पैसे हैं और आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो, और एक ही जेब में आपने 5000 10,000 रुपए रख लिए, 2-2 हजार के 5 नोट। बेटे आपको पता है कि अगर आपने ऊपर वाली पॉकेट में रख दिए या कहीं भी पॉकेट में रख दिए और एक ही जेब में रखे, तो बेटे चोर तो आएगा, आप चोर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चोर जब आएगा और आपने एक ही पॉकेट में सारे पैसे रखे होंगे, तो बेटे पूरा ही पॉकेट चोरी हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सोचिए बेटे। वो बास्केट, वो पैसे आपको अलग अलग पॉकेट में, सॉक्स के अंदर, आगे पीछे, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके रखने चाहिए कि अगर चोरी होगी तो एक ही पॉकेट से चोरी होगी ना, बाकी तो बच जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे? तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि वो जो फंड मैनेजर है अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगा, उसमें रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न भी इन यूनिट होल्डर्स को, इन लोगों को, इन इन्वेस्टर्स को, इन मैंगो पीपल को मिल जाएगा। तो मैं भूपेश आनंद क्या बताने जा रहा हूँ बेटे, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या चीज है और उसकी बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए, और कुछ लॉजिक्स पता होने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन भी करनी है, एक्स्ट्रा जो आप कोर्स कर रहे हैं। मैंने कहा एमवी का पेपर दीजिए, मैंने कहा एनसीएफएम का दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी किस्मत की। आप सभी कंसेप्ट नंबर 1 लिख रहे हैं, सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे, सभी लिख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जी सभी लिखेंगे,
सभी लिखेंगे फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। मैं एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ और उससे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में फ्यूचर म्यूचुअल फंड क्या होता है। सुनते हैं। क्या शर्मा? लाइफ की स्टोरी कट रही है। हाँ? कटने वाली है। नो शॉपिंग, नो एंटरटेनमेंट। नो शॉपिंग। कट रही है। अभी तो गर्लफ्रेंड भी कट रही है। तुम्हें टैक्स दे देके जेब कट रही है। SBI म्यूचुअल फंड का मैग्नम टैक्स गेन, ये टैक्स बचाए, इन्वेस्टमेंट का फायदा भी लाए। लाइफ अच्छी कट रही है। म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, तो मैंने वैसे ही एक वीडियो दिखा दिया जो टैक्स सेविंग स्कीम है। ऐसे इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स है, ऐसे फिक्स इनकम स्कीम्स है, ऐसे हाइब्रिड स्कीम्स है, ऐसे ग्रोथ स्कीम्स है, ऐसे गोल्ड स्कीम्स है, ऐसे ऐसे रियल एस्टेट स्कीम्स हैं। हजारों तरह की स्कीम्स हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, व्हाई वी वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। देखिएगा एक मम्मी अपने बेटे से क्या कह रही है उसके विवाह होने से पहले। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हमारी मानो SIP। शादी के बाद एक माँ अपने बेटे से कह रही है जिसकी शादी होने वाली है, देखिए अपना एक्सपीरियंस बता रही है माँ। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हमारी मानो SIP शुरू कर दो। SIP? बेटे यही मैं कह रहा हूँ, आप भी SIP शुरू करो। 500 रुपए के हिसाब से डिपॉजिट करना अभी से करो। 500 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, आपको मालूम है। अगर है तो आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम कीजिए। आप अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं मुझे पता है, लेकिन बेटे वो पैसे वेस्ट जा रहे हैं। आप बिल्कुल समझदारी का काम करें। 10 साल के बाद मुझे याद करेंगे कि किसी बंदे ने सलाह दी थी आपको। जरा देखिए मम्मी आप अपने बेटे को क्या समझाएं। हाँ श्योर। श्योर श्योर तो हम भी नहीं थे। इनको लेके इनकी बड़ी बड़ी मूछें और बोरिंग भी थे, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती हुई और भरोसा भी बढ़ता गया। प्यार और भरोसा ना बेटा धीरे धीरे बढ़ता है। प्यार और भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है। म्यूचुअल फंड्स में SIP द्वारा निवेश करें, आखिर बात किश्तों में ही बनती है। SIP बात करें किश्तों में। बेटे म्यूचुअल फंड करना, म्यूचुअल फंड निवेश पर अब ये सुनना लास्ट लाइन क्या बोल रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजारों के जोखिम के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये 14 अक्षर हैं, अगर आप ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप ध्यान से बाजार देखें, के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं इससे अच्छा ये दिखाता हूँ, आप बुझना जरा क्या कह रहे हैं। Don't let it lie in your savings account. Invest your money. कितनी अच्छी मैडम है और आपको समझा रही है कि इन्वेस्ट योर मनी। बेटे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो ये कह And रही है। make it count. You may be a novice or may not be a success, but let us tell you that even that is just fine. Choose your fund that suits your risk appetite. चूज योर फंड दैट इज एज पर योर रिस्क एपेटाइट। इतना इसका मतलब आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना उस हिसाब से म्यूचुअल फंड लीजिए। Simple to understand and easy to invest. Plan the seeds carefully for a good harvest. Manage risk with diversification. Let the fund manager help you handle your risk. लेट द फंड मैनेजर, अभी हम देख सीखेंगे फंड मैनेजर कौन होता है, AMC क्या होती है। ठीक है जी, Please spread your wealth across industries and sectors. that fund manager will spread your funds, don't put all eggs in one basket। अभी बताया आपको। With regular reviews and frequent updates, tracking your performance is as easy as it gets. Regular reviews you cannot do because you have no time, so that will save your time, and you can give this fund to your manager, to the mutual fund. Individual prices of the stock are no worry at all. For the price you pay, you get by the wall. With that, you can look for stability or aim for growth with equity. So invest in a mutual fund and minimize your efforts. With every Invest in your mutual fund and minimize your efforts because you are doing indirect investment. You are not doing direct investment. and get managed by experts. अब ये ध्यान से सुनना है। देखिए ये बात अभी बड़ी प्यारी से जो आप बोलने वाले हैं।
an investor awareness and education initiative by SBI Mutual Fund. Mutual अब ये सुनना बेटे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमने अब ये देखना है कि क्या ये बोलती जा रही है मैडम, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। 14 अक्षर है बेटे, देख लो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब आप जो इन्वेस्ट करेंगे उस म्यूचुअल फंड में भी मार्केट अगर गिरती है तो आपके यूनिट्स की वैल्यू भी गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं गिरेगी। इसलिए हम कह रहे हैं रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आपको जो भी स्कीम आपने ली, जो भी सिलेक्ट की, उसके डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। अभी हम सीखेंगे इन सब बातों में, सभी बातें सीखेंगे बेटे, सारी बातें सीखेंगे। आइए थोड़ा सा पहले लिख ले, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन करेंगे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, बस हम इसी तरह से लाइफ को लेके चलेंगे। थोड़े वीडियोस, थोड़ी बुक, थोड़े चर्चा और थोड़े बेटे क्लास नोट्स। तो आप क्लास नोट्स बनाना शुरू कर दें। लेक्चर 2 म्यूचुअल फंड कंसेप्ट नंबर 1। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। बेटे मैंने फ्लो चार्ट का कहा, which shows the whole idea that what are the things which you should know in regard to mutual funds। मैं आ गया जी, मैं एक फ्लो चार्ट आपके सामने अभी बनाने वाला हूं और फ्लो चार्ट की रूपरेखा कुछ इस तरह से होने वाली है। मैं पहले मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड बनाऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बनाऊंगा, फिर तीसरे बॉक्स में मैं 4 क्वेश्चंस लिखूंगा और उन चारों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं नीचे 4 स्टेप लिखूंगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसी तरह से उसके बाद लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव लिखूंगा। तो बेटे पहली चीज मैं लिखने वाला हूं एक मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर दूसरा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर तीसरा 4 क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर चौथा स्टेप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, पांचवा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे पूरे इस 7-8 लेक्चर्स के श्रृंखला में मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूं। आई विल बी डूइंग प्रैक्टिकल, आई विल बी टेलिंग यू दीज पॉइंट्स, आई विल बी आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस। एंड व्हाट आर दोस 4 क्वेश्चंस? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड? आइए हम शुरू कर देते हैं। बेटे पहली चीज आपको ये वाला बॉक्स लिखना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड और मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट विच पूल्स द सेविंग्स। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट विच पूल्स द सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को पूल करता है। जैसे स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी होता है और आप उसमें नहाते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ फंड्स। कॉर्पस होगा 1000 करोड़ का, जिसमें हर व्यक्ति ने, छोटे मोटे बड़े, रामू ने, चाचा जी ने, फैंटम ने, मुकेश अंबानी ने, रिक्शा वाले ने, सब्जी बेचने वाले ने, भूपेश आनंद ने कुछ पैसे अपने हिसाब से इन्वेस्ट किए होंगे और वो इतना बड़ा फंड बन जाएगा और उस फंड में हम इन्वेस्टर्स के लिए काम करेंगे। दैट इज नेम्ड एज म्यूचुअल फंड। तो बेटे दूसरा बॉक्स लिखने जा रहे हैं। दूसरे बॉक्स में मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सभी बच्चे लिखेंगे बेटे सभी लिखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। बेटे जैसे मैं आपसे कहता हूं टाइप्स ऑफ पिज्जास, डोमिनोज पिज्जा में कितने तरह के पिज्जास होते हैं, तो आप लिस्ट बना सकते हैं। मैं इसी तरह से कह रहा हूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली डिवाइड करना चाहूं, बेटे स्कीम्स तो हजारों तरह की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं आप मोटा मोटी बताइए कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं। तो बेटे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वन इज ओपन एंडेड एंड सेकंड इज क्लोज एंडेड। एक होते हैं खुले हुए, हाँ, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। बेटे आपको पता है 7 स्टार होटल में और 5 स्टार होटल में क्या डिफरेंस है? बेटे एक डिफरेंस है। 7 स्टार होटल में
आपको उसके कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ कैफेटेरियाज हमेशा ओपन मिलेंगे, 24/7 ओपन मिलेंगे। तो जब कैफेटेरिया और 5 स्टार होटल्स 24/7 ओपन होते हैं तो बेटे हम कहते हैं ऐसा होटल 5 स्टार के नामक से माना गया है, तो इसको कहते हैं ओपन एंडेड। इसका मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कभी बंद नहीं होते, मतलब आप जब मर्जी फंड मैनेजर के पास जाए, किसी भी पीरियड में जाएं, यूनिट्स परचेज करें और आप आ जाएं, और कभी भी जाकर एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी एंट्री कर सकते हैं। दे नेवर क्लोज। इसका मतलब ऑपोजिट है क्लोज और ओपन। जैसे आप बचपन में ना विपरीत अर्थक करते थे, व्हाट आर द ऑपोजिट्स ऑफ दिन? आप कहते थे रात, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा। तो मैं कहूंगा ओपन एंडेड, close ended. These are the opposite words. When I say open ended, it means that fund which is never closed, you can directly go to the fund manager of that AMC, you can directly pay the charges of that units, and you can directly buy those units after paying the charges. That is named as a open ended mutual fund. But the point is, there is a difference between open ended and close ended. क्लोज एंडेड वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खुले होते हैं, उसके बाद वो कुछ पीरियड के लिए बंद हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको फंड मैनेजर से वो यूनिट्स लेने हैं तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में ही जाना पड़ेगा जो उन्होंने मेंशन की है, इशू ओपन्स ऑन, इशू क्लोजेस ऑन। तो बेटे उस पीरियड के अंदर जाएंगे तब तो आपको वो यूनिट्स मिल जाने, और एक बार शटर बंद हो गया तो आप फंड मैनेजर के पास जाकर बेच भी नहीं सकते, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज में बेचने पड़ेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, क्लोज एंड का मतलब है जहां पर शटर खुलने का एक समय होता है और बंद होने का एक समय होता है। जब खुल गया तो उसी समय जाना है, आपकी मर्जी नहीं है, जब मर्जी जाकर फंड मैनेजर से परचेज कर लें। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जब शटर खुलने का और बंद होने का एक पर्टिकुलर वी हैव ए टाइम, यू नो। So after that time, you cannot redeem it directly with the fund manager. It can be redeemed within that particular period, or you can purchase it within that particular time period which is there. Otherwise, you can sell it or you can buy it from stock exchange. So there are two types of mutual funds. One is open-ended and second is closed-ended. My dear friends, I have just told you what is the meaning of mutual fund and what are the types of mutual fund. Now I will be telling you, मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा स्टेप जिसमें मैं आपसे चार बातें पूछूंगा। हाँ बेटे मैं आई विल बी आस्किंग यू 4 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरी ये 4 बातों का आंसर दे दिया और मैंने चालाकी करी है बेटे, इन चारों क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, आपका जो पूरा सिलेबस, आपको जो पूरी जानकारी, आपको जो पूरे लर्निंग आउटकम्स हैं प्रैक्टिकली और थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने उसको मेंशन कर दिया। तो आइए जी, 4 क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखने वाले हैं। बेटे मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिख दिए। पहला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड, अभी एक मैडम बता रही थी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर मैंने कहा वो 14 अक्षर पढ़ना, रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट म्यूचुअल फंड। तो हम पहले क्वेश्चन में करेंगे व्हाट आर द प्लेयर्स, कौन प्लेयर्स है, स्पॉन्सर कौन है, एएमसी कौन है, ट्रस्ट क्या है, ट्रस्टी क्या है, कस्टोडियन कौन है, ट्रांसफर एजेंट क्या होते हैं। तो बेटे आई विल बी फर्स्टली टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्लैश एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड स्लैश रिस्क इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड। पहला क्वेश्चन सही हो गया। तो बेटे आप लिखें बॉक्स बनाकर, 4 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, what are different schemes of mutual fund? What are different schemes? अभी बताया था, मैडम ने भी बताया, वो स्मार्ट वाली मैडम ने अभी बताया कि there can be different types of schemes of this. हाँ, उन स्कीम्स को इन्वेस्ट करने के लिए आप सिर्फ प्लान ले सकते हैं, वो जो मम्मी बता रही थी अपने बेटे को शादी से पहले। तो बेटे आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सिप ले सकते हैं। सब सीखेंगे बेटे, सब सीखेंगे, और आपकी मैं सिप तो करवा ही दूंगा क्लास होते होते। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस, रिस्क इन्वॉल्वड और द प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे मैं हाईलाइट कर देता हूं। बेटे पहला, व्हाट आर द एडवांटेजेस, रिस्क और प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। व्हाट आर द एडवांटेजेस, रिस्क और प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं,
वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ स्कीम है, इनकम स्कीम है। आपको मैं बताऊंगा स्कीम्स कैसे निकालते हैं, अभी देखेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, ये तो पता होना ही चाहिए। फैक्ट शीट क्या होती है बेटे? छुप ही गया, वैसे मैं कह रहा हूं इसका नाम है फैक्ट शीट। फैक्ट शीट, हाँ बेटे, फैक्ट शीट का मतलब है सच्चाई वाली शीट, सच्ची शीट। तो उसमें स्पॉन्सर कौन है, रजिस्ट्रार्स कौन है, एनएवी कितनी है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एंट्री लोड कितना है, एग्जिट लोड कितना है, एंड व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस कौन सी? तो ये 4 क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर दे दिया तो समझ लीजिए आप ज्ञानी कहलाएंगे, आप समझदार कहलाएंगे, और आप इजीली म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे। तो बेटे मैंने कहानी स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल। फिर सेकंड पॉइंट मैंने बताया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फिर तीसरी बात बताई देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ टू आंसर दोस 4 क्वेश्चंस आई हैव टू टेक 4 स्टेप्स। बेटे मैं आ गया जी 5वें स्टेप में, मैं आ गया जी 4th स्टेप में। आंसर्स करने के लिए मुझे 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बस यही आपको करना है, यही आपका सिलेबस है, यही ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यकीन मानिए आपका इजीली सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहला स्टेप लूंगा। पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द प्लेयर्स, हु आर द प्लेयर्स, और व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको बताऊंगा पहले पार्ट में। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। पहली बात क्या लिखी, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। की प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, की म्यूचुअल फंड के की प्लेयर्स कौन से होते हैं, और उसके बाद what are the advantages of mutual fund and what are the risks involved in mutual fund. So these are the 4 points which I should be aware of to answer question number 1. And when I answer question number 1, or I will take step number 1, then I will move to step number 2. बेटे step 1 के बाद step 2 आएगा, और बेटे step 2 के बाद मुझे step 3 लेना पड़ेगा, और बेटे step 3 के बाद मुझे step 4 लेना पड़ेगा। तो मैं भूपेश आनंद पहले स्टेप 1 में हूँ, और स्टेप 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहा हूँ। व्हाट आर द एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, पिलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पिलर्स का मतलब अभी बताएंगे बेटे, आई विल बी टेलिंग यू। सेकंड स्टेप इज what are the schemes available for mutual fund, what I mean by income fund, what I mean by growth scheme, what I mean by balance scheme, what I mean by hybrid scheme, what I mean by tax saving scheme, what I mean by gold scheme, what I mean by real estate। बेटे वो सारी स्कीम्स डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज लिखें स्टेप नंबर 2 में इनकम ओरिएंटेड स्कीम। लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने थोड़ी सी लिख के छोड़ दिया। इनकम ओरिएंटेड स्कीम, ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। इसका मतलब अगर आपकी एज ओल्ड एज है तो आपको इनकम ओरिएंटेड चाहिए, क्योंकि आप वर्क तो कर नहीं रहे, आपको रेगुलर पैसे चाहिए खर्चा पानी के लिए, तो वो लोग इनकम ओरिएंटेड में जाते हैं। अगर आपकी एज यंग है, जैसे आप यंग हैं, शीला की जवानी तेरे हाथ ना आनी, तो आपको ग्रोथ स्कीम चाहिए, क्योंकि आपको इनकम नहीं चाहिए, अभी आपको ग्रोथ चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, इनकम स्कीम, ग्रोथ स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम। लिख ले बेटे, लिख ले, लिखना जरूरी है। प्लीज कमर सीधी रखें, प्लीज मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कमर सीधी रखेंगे आपका फायदा। रियल एस्टेट फंड्स, बेटे ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, स्टेप नंबर 2। अब मैं आ गया जी स्टेप नंबर 3 में, एनएवी। फैक्ट शीट के बारे में क्या पता होना चाहिए। जैसे हमारा क्वेश्चन 3 क्या था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। उसमें कंपोनेंट्स में हम लिख रहे हैं नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, वाईटीएन, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो बेटे आपको ये 4-5 बातें पता होनी चाहिए। किसमें, स्टेप नंबर 3 में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। अब 4th पॉइंट में आ गया जी मैं, व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे 2 रेगुलेशंस डिस्कस करेंगे, एक सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस और दूसरा सेबी की कौन सी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस।
तो म्यूचुअल फंड के चैप्टर में मुझे इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, टाइप पता होनी चाहिए, पहला स्टेप एडवांटेजेस रिस्क वगैरह पता होने चाहिए, दूसरा स्कीम्स पता होनी चाहिए, लॉजिक्स पता होने चाहिए, तीसरा फैक्ट शीट पता होना चाहिए, मैं लाइव लेके जाऊंगा आपको और फैक्ट शीट बताऊंगा, और फोर्थ क्या पता होना चाहिए, रेगुलेशंस। बेटे जब ये सब पता होगा तो मुझे एक बात और पता होनी चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। क्या लगता है बेटे, आपको क्या लगता है? मैंने आपको वीडियोस दिखाए, आपके हिसाब से व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड? बेटे एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ यूनिट होल्डर्स, प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना, एडिक्वेट टाइम पे इन्वेस्ट करना, एडिक्वेट टाइम पे एग्जिट करना, वैल्यू मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, एसेट्स मैक्सिमाइज करना, तो अल्टीमेटली नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज होगी और यूनिट होल्डर अमीर बन जाएगा। यही तो ऑब्जेक्टिव था अमीर बनने का। सो प्लीज लिखे ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड, to maximize the wealth of unit holders, to maximize the wealth of unit holders, to maximize the wealth of unit holders। ठीक है जी, आइए मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट नंबर 2 में आपको लेके चल रहा हूँ। आप सभी मेरे अपने हैं, मुझे मालूम है। हम इस समय म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेक्चर 2 है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पीपीटी बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, मैं आपको ड्रामे करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए और आप नींद में मजे ले रहे हैं जिंदगी के। धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार। कंसेप्ट नंबर 2 इंट्रोडक्शन। एक बच्चा कहते हैं इंट्रोडक्शन अभी लिखी थी, हाँ बेटे वो पिक्टोरिकल फॉर्म में लिखी थी, आप एक बार लिख भी लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें पीपीटी के फॉर्म में लिखी है। म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट पूल रिसोर्सेस सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को बेटे वो पूल करता है, इकट्ठा करता है, उस घड़े में इकट्ठा करता है। बेटे जैसे दूध की मलाई होती है, मलाई इकट्ठी करके हमारे घर में पेरेंट्स मम्मी क्या करती हैं, एक अलग से पतीले में रखती रहती हैं रेफ्रिजरेटर में। जब वो मलाई इतनी गाढ़ा बन जाती है तो उसके साथ उसका घी निकालती है, मक्खन निकालती है और लस्सी निकालती है, छाछ निकालती है। इसी तरह से फंड मैनेजर क्या करता है, सारे पैसे सबके, छोटे के, मोटे के, चाचा के, चौधरी के, फैंटम के, भतीजे के, सबके पैसे लेता है, उनका एक फंड बनाता है, गुल्लक बनाता है और उसके बाद उसमें मथना शुरू करता है। बेटे दैट इज अ म्यूचुअल फंड। तो लिखे म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल रिसोर्सेस सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। B point, those investors buy, वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, यूनिट्स, शेयर्स नहीं बेटे, शेयर्स कंपनी में परचेज किए जाते हैं, यहाँ पे यूनिट होल्डर्स हैं। तो दोज इन्वेस्टर्स या दीज इन्वेस्टर्स बाय यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। अब स्कीम्स बड़ी सारी होती हैं, अभी भी बताई, टैक्स सेविंग स्कीम, गोल्ड स्कीम, रियल एस्टेट स्कीम, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, ग्रोथ स्कीम, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, वो मैं सब बताऊंगा। अभी लिख लें, these investors buy units of a particular mutual fund scheme that has defined investment objective and strategy। जिसका एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रैटेजी है। तभी तो बोला था प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वो 14 अक्षर, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के, है ना, वो 14 अक्षर किसके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो चलिए जी, बी पॉइंट लिख लिया, आगे सी पॉइंट, द मनी थर्स कलेक्टेड, जो पैसे इकट्ठे हो गए घड़े में, हाँ, जो पैसे घड़े में इकट्ठे हो गए, अब इस घड़े के अंदर ये पीली चीज सोना है, पैसे हैं, अब क्या होगा, इसका एक फंड मैनेजर होगा जो एएमसी का हेड होगा। अब इसमें से पैसे निकालेगा और कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। बेटे पैसे इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ रहे हैं, इस बात को गांठ बांध के समझ लीजिए।
जब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं गरीब बन जाऊंगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो कॉमन पीपल ने इसको पैसे दिए, आम आदमी ने, उसके बाद इसने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया अलग अलग कंपनीज में एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, डिवेंचर्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसमें से कुछ इनकम हुई। बेटे आप ये बताओ 10 जगह इन्वेस्ट किया इस फंड मैनेजर ने, तो कुछ सिक्योरिटीज इंक्रीज होंगी, कुछ डिक्रीज होंगी, ऑफसेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सारी ना तो बढ़ेंगी एकदम, ना सारी कम होंगी। आप जो पेपर दे के आते हो सारे ना तो बहुत अच्छे होते हैं, ना सारे गंदे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं। आप उनका एवरेज कहते हैं कि हमारे 50% आ ही जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से बेटे हम लॉ ऑफ एवरेज निकालेंगे, लॉ ऑफ वेटेड एवरेज, लॉ ऑफ सिंपल एवरेज। ये दुनिया एवरेज पे चल रही है बेटा, एवरेज पे चल रही है। हाँ बेटे स्पेसिफिक कुछ हो ही नहीं सकता, ये दुनिया एवरेज पे चल रही है, एक्सपेक्टेशंस पे चल रही है। इसी तरह से फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा अलग अलग स्कीम्स में, उसमें से कुछ स्कीम्स के से शेयर्स या जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ स्कीम्स की कम हो जाएगी, तो वो जो रिटर्न आएगा आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो उसके मालिक हो, आप ही तो यूनिट होल्डर हो। तो सी पॉइंट के बाद लिखे डी पॉइंट, द इनकम अर्न्ड through these investments, the income earned through these investments। बेटे इनकम दो तरह की हो सकती है, एक रेवेन्यू इनकम, जैसे आप 11th क्लास में थे, एक्सपेंस आपको बताए थे अकाउंट्स में दो तरह के हो सकते हैं, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सपेंस, वन कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंस, सेकंड कैन बी capital expense, those expenses which are recurring in nature, which are related to operation, are named as revenue expenses. But those expenses which are non-recurring in nature are named as capital expenses. Similarly, there can be two types of incomes. One is recurring income and second is capital income. That income which is recurring in nature, dividend income. So that investor can have two flavors of income. One is the capital flavor and second is the revenue flavor. The revenue income and capital income that will be distributed by fund manager, that is the head of AMC, to the unit holders. So D point लिखें, the income earned through these investments and capital appreciation is shared by unit holders in proportion to the number of units owned by them, बेटे जितनी मेरे पास ओनरशिप होगी उस हिसाब से मुझे इनकम मिल जाएगी, कुछ इसमें घबराने की बात है ही नहीं। आइए मैं भूपेश आनंद, बेटे आज मुझे 4 कंसेप्ट ही बताने हैं बस। मैं कंसेप्ट नंबर 3 में आ गया। मैंने पहला कंसेप्ट बनाया फ्लो चार्ट, कि मुझे म्यूचुअल फंड में करना क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, 4 क्वेश्चंस कौन से हैं, 4 स्टेप्स कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मैंने आपको उसके बारे में कुछ लिखवाया कंसेप्ट नंबर 2 में। अब मैं आ रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 3 में। बेटे कंसेप्ट 3 कमाल का कंसेप्ट है बेटे, ये प्रोसेस बताएगा आपको जो मैंने अभी तक बोला है, ये पिक्टोरिकली समझाएगा दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 3, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे पहला फर्स्ट स्टेप है बेटे, इन्वेस्टर इज द ओनर, फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद म्यूचुअल फंड एज पर ऑब्जेक्टिव कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, और फिर रिटर्न आ रहा है, और फिर वो रिटर्न इन्वेस्टर को पे किया जा रहा है। तो बेटे देयर आर 4 स्टेप्स। इन्वेस्टर एज अ ओनर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद रिटर्न आ रहा है, एंड दैट रिटर्न इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। दैट इज नेम्ड एज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। Don't be more smart, don't try to be more smart. Please write it down. This is for your benefit. You have to write in the class notes.
You can compare any other lecture there. Teachers are not worried whether you are adding class notes or not. They are just delivering the lecture. So let's move to concept number 4. Last concept of today's lecture. That is, what is the objective of mutual fund? I have just told you, मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एक ही ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जो उसके इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट से पैसे दिए हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास से पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, उनका विश्वास ना टूटे। बेटे फंड मैनेजर की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसका जो एसेट है, जो यूनिट होल्डर्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं यूनिट्स की, एप्रिशिएट करे। जब एप्रिशिएट करेगी तो ऑटोमेटिकली वो यूनिट होल्डर्स अमीर बन जाएंगे और खुश हो जाएंगे। और बेटे जब वो खुश होंगे तो वो अपनी खुशी आगे सबसे शेयर करेंगे। एक बच्चा कहता क्या मतलब सर, समझ नहीं आ रहा। बेटे मैं समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए फिर लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 4। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप जिस दिन बहुत ज्यादा खुश थे, सोचिए उस दिन आपने क्या क्या किया था। मैं रिपीट करता हूँ, आपका रिजल्ट आया था फाउंडेशन का या किसी भी पेपर का, आप पास हो गए थे और आप बहुत खुश हैं। सोचिए, अपने आप को लेके जाइए उस जगह और आप ये बताइए जब आप खुश थे तो आप क्या क्या कर रहे थे। मैं बताता हूँ बेटे, मुझे याद है, मैं आपको पीछे से देख रहा था एक्चुअली। आप जब खुश थे ना तो आपने अपनी खुशी ना सबके साथ ना शेयर की थी। हाँ, आपने बताया था कि आपने गाड़ी ले ली, आप खुश हैं, या आपने स्कूटर ले लिया, या आप किसी एग्जाम में पास हो गए। आप बहुत सालों से किसी दोस्त से नहीं भी मिले थे ना, आपने उसको भी फोन करके बता दिया, आपने रिक्शे वाले को बता दिया, आपने सबको बता दिया, आपने अपनी पड़ोसी में एक राम प्यारी रहती है उसको भी बता दिया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया, आपने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया कि मैं पास। बेटे इंसान की एक फितरत होती है। क्या फितरत होती है? कि जब वो खुश होता है ना तो वो अपनी शेयर करता है खुशी। जैसे आपने कहीं से दही भल्ले खाए या छोले भटूरे की प्लेट खाई और आपको बड़े टेस्टी लगे छोले भटूरे, उसका अचार आंवले का, हरी मिर्च का बहुत अच्छा लगा, तो बेटे आप क्या करेंगे मुझे बताइए। भले आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपसे नहीं पूछा कि क्या किया, आप खुद ही बताएंगे कि भूपेश आनंद मैं आज उसमें गया था यार, वहाँ छोले भटूरे की ना नई दुकान खुली है पुरानी दिल्ली की, क्या भटूरे देता है, क्या हरी मिर्च, क्या आंवले का अचार, क्या छोले, क्या आम का अचार, क्या ये क्या। तो आप ये बताइए, मैंने आपसे पूछा तो नहीं, लेकिन आप खुश थे, आप सेटिस्फाइड थे, तो आपने वो खुशी मेरे साथ शेयर की। अच्छा आप ये बताइए, जब आपने मुझे बताया तो अगर सपोज करते हैं मेरा भी उस गली में चक्कर लगा कभी फ्यूचर में और मुझे आपने बताया हुआ है तो मैं भी छोले भटूरे खाऊंगा। बेटे जब मैं खाऊंगा और मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। मेरी बात आप समझ पा रहे? अल्टीमेटली क्या होगा, वो छोले भटूरे की दुकान मशहूर हो जाएगी। हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली की छोले भटूरे मशहूर बिकते हैं। बेटे वो अपनी प्लेट का प्राइस बढ़ा देगा। पहले 50 रुपए में देता था देसी घी के छोले भटूरे, अब 60 रुपए के देगा, फिर 70 के देगा, फिर उसके नखरे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आप मुझे बताइए, जब एक कंपनी, एक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड का अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा, टाइमली इन्वेस्टमेंट करेगा, टाइमली एग्जिट करेगा, तो अल्टीमेटली उस म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स, इनकम शूट अप करेगी। और जब इनकम शूट अप करेगी तो अल्टीमेटली रिटर्न ज्यादा मिलेगा। किसको? यूनिट होल्डर्स को। और जब यूनिट होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो बताइए मोगैम्बो खुश होगा या दुखी होगा? बेटे खुश होगा। और जब यूनिट होल्डर्स खुश होंगे तो वो अपनी खुशी आगे सबके साथ शेयर करेंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो वो लोग भी इसी म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे अगर उनको इन्वेस्टमेंट करने का मन होगा। भाई मैंने कहा HDFC टॉप 100 बहुत अच्छा फंड है, रिलायंस ये वाला फंड बहुत अच्छा है, मैग्नम, SBI मैग्नम अच्छा है। तो बेटे आप भी तो अगर इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में तो शायद उसी में इन्वेस्ट करो, शायद क्या उसी में करोगे, और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर वो क्लोज एंडेड फंड हुआ तो बेटे हमारी एंट्री, हमारी लिमिटेड यूनिट्स हैं, मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, और डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तो बेटे आप बताओ यूनिट होल्डर्स अमीर नहीं बन जाएंगे?
सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइए हम एक बार लिख लें, फिर आगे चलेंगे बेटे। म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 आज का लास्ट कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। It is to provide an opportunity to small investors to acquire property in the form of units without much difficulty. बेटे आपको इसमें कोई डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के अगर यूनिट्स लेने हैं तो खाली पैन कार्ड होना चाहिए और चेक होना चाहिए, बस इससे आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले सकते हैं। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कीजिए बेटे, बहुत फायदे में रहेंगे। तो मैंने लिखा विदाउट मच डिफिकल्टी। ओके, स्मॉल इन्वेस्टर्स बेटे, छोटे छोटे गरीब कॉमन इंसान, ठीक है जी। दैट प्रोवाइड्स क्या, रेगुलर ग्रोथ, सेफ्टी। बेटे ये बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड के। हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, हम डिस्कस करेंगे बेटे, अभी नहीं कराना। अभी मेरे को ऑब्जेक्टिव बताना है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। इट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल इन्वेस्टर्स to acquire property in the form of units without much difficulty that provides regular, लगातार बढ़कर growth, safety, liquidity and diversification. Don't put all eggs in one basket. तो बेटे मैं इस समय भूपेश आनंद आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इट इज टू प्रोवाइड, हमारा ऑब्जेक्टिव है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है बेटे, वो सिस्टम, वो इकोनॉमी कभी ग्रो ही नहीं कर सकती जहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल इन्वेस्टर्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स without much difficulty that provides regular, that provides growth, that provides liquidity, that provides safety, that provides diversification. Investment in mutual fund is a indirect investment. ये तो बात मैं बता चुका हूँ। आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज इतनी नहीं है, आप सब कुछ ट्रैक नहीं कर सकते, आप तो वैसे ही मरे हुए हो। आप जब रात को घर पहुंचते हो काम करके तो आपको अपना घर ही पता होता कहाँ है। इतने में आपको लगता है कि आप खुद अपनी सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बेटे, ये हम देखेंगे बिकॉज देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी आ रहे हैं। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि 14 अक्षर, हाँ बेटे मैंने बताया था। अभी देख लेते हैं। अलग अलग स्कीम्स बताई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। आप पहले आ जाइए बेटे, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो क्या, SBI म्यूचुअल फंड की साइट पे चला गया मैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 50 स्कीम्स, 50 तरह की स्कीम्स है भाई साहब। SBI फोकस इक्विटी फंड, ठीक है, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI मैग्नम टैक्स गेन स्कीम, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड, SBI मैग्नम इक्विटी ESG। इसका मतलब ये सब अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे बेटे, हम सबको डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, मैं सबको डिस्कस करूंगा। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई है क्या। बस एक दो बातें और बतानी है, फिर मैं आज के लेक्चर को कंप्लीट मानूंगा। मैंने पहली बात आपको ये बतानी है कि आपको वो 14 अक्षर याद रखने हैं। क्या, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आप सेंटेंस लिख लें, बहुत अच्छा रहेगा। सर ये सेंटेंस पेपर में आएगा? नहीं। सर ये लिखना है पेपर में? नहीं। सर फिर हम क्यों लिखें? बेटे अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी, आप इतनी सारी बातें मत पूछो, चुपचाप लिख लो। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट तो मैंने ये लिखा है कि बेटे अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कहते हैं चंचल स्वभाव का है। लक्ष्मी जी बड़ी चंचलाएं, बड़ी बड़ी जल्दी आगे पीछे होती रहती हैं। मतलब आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, चेंज होती रहती है। इसीलिए तो दिवाली में सब चंचला की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। बेटे अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन अमीर बन के रहना उससे अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अमीर बन के कैसे रह सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। So second point, it is nice to earn money and become rich, but it will be more nice to grow richness by investing that money. ये सेंटेंस है बेटे, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिखा। और एक बात और लगी अच्छी कि do not put your trust in money। क्या बढ़िया लाइन है बेटे, किसी शेर ने बोली है, do not put your trust in money। पैसे में विश्वास मत करो, पैसे को ट्रस्ट में डालो। ट्रस्ट, मैंने वैसे ट्रस्ट यहाँ पे बात यूज की एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने लिखा डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन मनी, रादर पुट योर मनी इन ट्रस्ट। मेरे को अच्छा सेंटेंस लगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लिख लें। Do not put your trust in money, rather put your money in trust। ठीक है जी, मैं आ गया जी आगे। ये बात मैं बता दूंगा, इट इज अ पूल ऑफ फंड्स, मैंगो पीपल, म्यूचुअल फंड्स एट डिफरेंट स्कीम्स। ये भी बात मैंने बताई है। हम डिस्कस करेंगे जब हम स्कीम्स करेंगे कि कौन सी स्कीम किसको लेनी चाहिए, कैसे पता चलेगा। मैं वहां पे मूवी की बात करूंगा, सलमान खान की एक मूवी आई थी, मुझसे शादी करोगे, देखेंगे बेटे, अभी नहीं देख रहे, वहां देखेंगे, वहां पे देखेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न निकालेंगे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में बेसिकली आपको ये चार्ट बताना चाह रहा था, और मैंने आज कुछ और नहीं बताया, खाली म्यूचुअल फंड की बातें की है। लेक्चर नंबर 3 से मैं अब एक एक स्टेप को लूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस, रिस्क, और चलते जाएंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चिल।